नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ अलवर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल पर। आज की वर्तमान स्थिति परिस्थिति और उसके बारे में हम बात लगातार कर रहे हैं और दलित एट्रोसिटी पर भी हमारी बात लगातार और हम रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। अलवर में भंवर मेघवंशी जी आए हुए हैं और उनसे हम लंबी चर्चा कल शाम को कर रहे थे। अब कुछ ही देर में बात करेंगे प्रोफेसर रमेश बैरवा जी, जो दलित शोषण मुक्ति मंच के प्रांतीय सह संयोजक है। बाबू सुब्बाराम राजकीय महाविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के वो डिपार्टमेंट हेड हैं। आज की वर्तमान स्थिति में दलित समाज जो है, डिस्कोर्स है, उसमें क्या स्थिति है दलितों की, राजनीतिक अगर परिस्थिति की बात करें, आर्थिक परिस्थिति की बात करें और साथ ही सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें और तमाम पहलू के बारे में। ये हम अगर विराट प्रतिमा अगर देख रहे हैं बाबा साहब की, तो ये संघर्ष की गाथाओं के बाद में विराट प्रतिमा लगी है। तो मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर रमेश बैरवा जी और उनसे लंबी चर्चा करें और बात पूछें कि भंवर मेघवंशी जी का पूरा जो पूरे देश दुनिया में घूमते हैं, वो क्या समझते हैं दलितों के बारे में और दलितों को जो अधिकार मिल रहा है और संघर्ष के बुनियाद पर मिल रहा है, उसी के बारे में भंवर मेघवंशी जी से बात करेंगे प्रोफेसर रमेश बैरवा। आप देखें और सुनें और आपको अच्छा लगेगा। और मैं चाहूँगा कि इस पूरी चर्चा को आप ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक भारत पर के यूट्यूब चैनल पर और साथ ही डेमोक्रेटिक भारत का जो फेसबुक पेज है उसे पर भी आप शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। सुनिए प्रोफेसर रमेश बैरवा जी ने क्या बात चर्चा की भंवर मेघवंशी जी से। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश बैरवा और आज हम अलवर के प्रसिद्ध अंबेडकर सर्किल से उस शख्सियत के साथ में लाइव आ रहे हैं जिनका प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया में एक नाम है। और हम अलवर के साथ ही विशेषकर जो दलित शोषण मुक्ति मंच से जुड़े हुए हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, उनके लिए गौरव का विषय है कि आज अलवर आगमन पर प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, पत्रकार और राजस्थान सरकार की जन अभियोग निराकरण समिति के सक्रिय सदस्य साथी भंवर मेघवंशी जी के साथ में हम बात करेंगे। और साथियों, इस लाइव को आप अधिक से अधिक साथियों के साथ में ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप देख रहे हैं कि ये जो अंबेडकर सर्किल है अलवर का, ये राजस्थान में कुछ ही जगहों पर ऐसा सर्किल मिलेगा, ऐसी प्रतिमा मिलेगी। और इसलिए हमने ये चाहा, ये निवेदन किया भंवर मेघवंशी जी से कि आपका लाइव, आपकी बात को, आपके विचारों को हम इस प्रसिद्ध जगह से आज टेलीकास्ट करेंगे। आपने सहमति दी है। दलित शोषण मुक्ति मंच और हमारे साथ में डेमोक्रेटिक भारत यूट्यूब चैनल, जो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ चैनल है अलवर में, ये दलित और आमजन की आवाज़ का एक सशक्त माध्यम है, उसकी तरफ से लाइव कर रहे हैं। आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं फिर से दलित शोषण मुक्ति मंच की तरफ से और डेमोक्रेटिक भारत यूट्यूब चैनल की तरफ से साथी भंवर मेघवंशी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और बाबा साहब को सैल्यूट करते हुए, नमन करते हुए हम अपनी बात शुरू करेंगे। भंवर जी, आपको भी अच्छा लग रहा होगा इस अंबेडकर सर्किल पर इस भव्य और बहुत ही संदेश देती हुई इस बाबा साहब की प्रतिमा को देखते हुए। बिल्कुल, बहुत ही भव्य प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। और ये देख करके मुझे और खुशी है कि 1978 में यहाँ प्रतिमा लगी और 1993 में ये भव्य प्रतिमा लगी है। राजस्थान में ऐसे कम ही स्थान होंगे जहाँ पर इस तरह का बाबा साहब का जो स्टेचू है वो गौरवान्वित करता है उसको देख करके। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डेमोक्रेटिक भारत का भी और DSMM का भी कि आपने ये बातचीत के लिए मुझे बुलाया। देश में घूमते हैं, शायद पूरे देश में भी ऐसी प्रतिमाएं शायद कम ही जगह पर आपने देखी होगी। बिल्कुल, आपका कहना सही है कि बहुत कम जगह होंगी जहां इस तरह की, एक तो बहुत सुरक्षित तरीके से इसको बनाया गया है और बहुत सुंदर भी लग रही है और पंचशील के झंडे लहरा रहे हैं। और बाबा साहब का जिस तरह का स्टेचू है वो भी पूरा एक संदेश देता हुआ स्टेचू है। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि राजस्थान में ऐसी प्रतिमाएं शायद
शायद ही और कहीं होगी जैसी यहाँ पर लगी। देखिए, हम बात आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रतिमा 1978 में यहाँ की बुद्धिस्ट सोसाइटी है उसके प्रयासों से यहाँ पे लगी थी और इसको बाद में खंडित कर दिया और यहाँ एक बड़ा जन आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ। लोगों ने अपनी आवाज़ को प्रशासन के पास लेके गए थे और उसके बाद में ये भव्य प्रतिमा है यहाँ पे लग पाई। पूरा ये अलवर की पहचान है असल में ये बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, और इसलिए हम फिर से आपका स्वागत करते हैं और आइए बातचीत करते हैं। आज अमर जी देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है जी। अमृत काल में देश को लिए जाने का आगाज किया जा चुका है, तो आप क्या कहना चाहेंगे देश के मौजूदा हालातों पर? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव सबको मुबारक हो, हमको भी मुबारक हो, लेकिन हम वो भी याद करें कि अगर देश की जनता भूखी है, पीड़ित है, अन्याय है, अत्याचार है, तो फिर ये आज़ादी पर सवाल है। क्योंकि जिस तरह की आज़ादी की कल्पना की गई और संविधान जिस तरह की आज़ादी की बात करता है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के मूल्य होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर आप महोत्सव मनाएं, उत्सव मनाएं और विशाल विशाल उत्सव मनाएं, उसको ये केवल सरकारी कार्यक्रम बन के रह जाता है जब तक कि आम जन को ये महसूस नहीं होता है कि वो आज़ाद हैं। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि आज़ादी का महोत्सव जहाँ जहाँ भी मन रहा है उसका पूरे तरीके से सरकारीकरण दिखता है। आम जन जिस तरीके से आज़ादी का महोत्सव मनाना चाहिए वो नहीं मना रहा है, तो हमें इस समय में रुक करके सोचना चाहिए कि क्यों आम जन इस आज़ादी को सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। जिस दिन आम जनता, इस देश के साधारण लोग, ये जो सड़क पर जो लोग बैठे हुए हैं, छोटे छोटे काम करने वाले जो लोग हैं, ये जो रिक्शा चलाने वाले जो लोग हैं, यहाँ का जो सफाई कर्मचारी है, यहाँ के जो मजदूर हैं वो और किसान हैं, वो लोग आज़ादी के महोत्सव को पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे एंजॉय के साथ मनाएंगे, हम मानेंगे कि आज़ादी का असली अमृत महोत्सव वो होगा। तो आज़ादी का फ़ायदा लोगों को मिला, नहीं मिला, क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज़ादी का फ़ायदा लोगों को ज़्यादा नहीं मिला? नहीं, मैं ये नहीं कहता है कि आज़ादी का कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि 75 साल में कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो वादा है संविधान का वो हमको पूरा होते हुए नज़र नहीं आता है। तो संविधान के वादे की जो आज हकीकत अगर हम देखते हैं तो आज भी कुपोषण है, आज भी अशिक्षा है, आज भी लोग भूख से मर रहे हैं। देश में लोगों की बोलने की आज़ादी को छीना जा रहा है, बोलने वाले लोगों को जेल भेजा जा रहा है, और जिस तरह का माहौल अगर बना दिया गया है तो मैं सोचता हूं कि ऐसी परिस्थिति में मैं ये कहूँगा कि उतनी आज़ादी शायद नहीं मिली जितनी आज़ादी की कल्पना की गई थी। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आज़ादी नहीं मिली, लेकिन आज़ादी का कुछ लोगों ने अधिक उपयोग किया है और बहुत बड़ी संख्या है जो आज भी, और मैं कहता हूं कि वो 80% से ज़्यादा लोग हैं जिनको आज़ादी का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है। तो उन तक हमारी आज़ादी का, हमारे लोकतंत्र का, हमारे संविधान का फ़ायदा पहुंचे, तब मुझे लगता है कि असली आज़ादी हम उसको मानेंगे। जी, कुछ आंकड़े मेरी जानकारी में थे कि देश आज़ाद हुए 75 वर्ष होने को है, संविधान लागू हुए 72 वर्ष हो चुके हैं। इतनी अच्छी नीतियां हमने सुनी, गरीबी हटाने का, आम आदमी की सरकार, अच्छे दिन लाने का बात, शाइनिंग इंडिया की बात, फिर भी क्या वजह है कि दुनिया में देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हमारा स्थान 5वां है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारा स्थान 131वां है। आज ही अखबार में आया कि जो भूख के सूचकांक है, हंगर इंडेक्स, उसमें भी हमारी स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन आज भी 116 देशों की सूची में करीब 100वां स्थान हमारा है।
और ऐसे ही यदि हम डेमोक्रेसी की बात करें तो स्थिति ये है कि जो एक कानून है यूएपीए का कानून, और उसमें तो सज़ा की जो दर है, कन्विक्शन रेट है, वो सिर्फ 2% है। तो ऐसा नहीं लगता कि डेमोक्रेसी पर भी हमले हो रहे हैं मौजूदा हालात में, संविधान पर भी हमले होने की स्थितियां बन रही है। आप बताइए। मुझे लगता है कि पहली बात तो आपने जो सूचकांकों की बात करी, हम हर जगह फिसड्डी हैं और बरसों से हैं। तो उसका शायद एक बड़ा कारण ये है कि हमारी विकास की जो कल्पना है, परिकल्पना है, वो ये है कि सड़क बना दो, बड़े बड़े इमारतें बना दो और बड़े बांध बना दो, बड़ी फैक्ट्रियां लगा दो और ये विकास है। तो आप जब तक साधारण नागरिक का विकास नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि हमारे सूचकांकों में सुधार नहीं हो सकता है। वो भूख के सूचकांक हो, वो पोषण के सूचकांक हो, वो बच्चों की मृत्यु दर के सूचकांक हो, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो, रिलीजियस फ्रीडम की बात हो, तमाम तरह की जो बातें हैं वो तब तक सुधरेगी नहीं जब तक हम देश को एक ज्योग्राफिकल टुकड़ा मानते रहेंगे और विकास के नाम पर हम एक ऐसा विकास ला देंगे जो कुछ लोगों को फायदा देगा और ज़्यादातर लोगों को फायदा नहीं देगा। तो मेरा ये मानना है कि नागरिकों में स्वतंत्रता का बोध हो और उनको संवैधानिक अधिकार मिले, ये सुनिश्चित करेंगे, उस दिन मुझे लगता है कि हमारे सारे सूचकांक भी ठीक होंगे। और जहाँ तक आपने जो यूएपीए जैसे कानूनों की बात करी है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर लोकतंत्र सिकुड़ता जा रहा है, संविधान कमजोर किया जा रहा है। हालात ये हैं कि प्रतीकों में आज पूरी राजनीति चल रही है, संविधान को चूमा जा रहा है, संविधान का दिवस मनाया जा रहा है, संविधान सिर पे लगा करके और उसकी पूजा की जा रही है, संविधान 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 चिल्लाया जा रहा है। लेकिन संविधान में लिखी हुई बात और संविधान में किए गए वादों पर ये सरकार या अगर काम नहीं कर रही है तो मुझे लगता है कि वो संविधान को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और यूएपीए जैसे कानून किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्मनाक होते हैं। मुझे लगता है कि सिटीजन के कानून, यूएपीए के कानून, फांसी की सजाएं, ये तमाम वो कानून है, औपनिवेशिक कानून, जो नागरिकों की स्वतंत्रता को छीनने के लिए बनाए गए थे। और आज भी अगर वो जिंदा हैं और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये हमारे लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरनाक स्थिति है। ऐसे कानूनों को नहीं होना चाहिए, इनको खत्म होना चाहिए। साथियों, बातचीत जारी रहेगी। मैं जनित जो इसमें हमारी पूरा सहयोग कर रहे हैं उनसे कहूँगा कि बैक साइड में दिखा है ये अलवर के रास्ते को, इनको थोड़ा अलवर को भी दिखाया है। अलवर से हम ये लाइव कर रहे हैं और ये खास जगह है अंबेडकर सर्किल पर, ये भव्य और आदम का क्या कहें हम तो पूरा संदेश देती हुई ये बाबा साहब की प्रतिमा से। मैं कल हम बात कर रहे थे कि मौजूदा जो चुनौतियां देश के लोकतंत्र संविधान के समक्ष, आप कह रहे थे कि बाबा साहब ने 2 चुनौतियों का जिक्र किया था, एक ब्राह्मणवाद और दूसरा पूंजीवाद। तो आज के हालात में क्या ये चुनौतियां कायम हैं? मुझे लगता है सबसे विकराल रूप में आज पूंजीवाद और सांप्रदायिकता हमारे सामने है। उसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दौर में ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद कहा है। आप मार्केट और कम्युनलिज्म का गर्भनाल का जो रिश्ता है वो देख सकते हैं। जब भी धर्म पे कोई तकलीफ आती है, बाजार के शटर डाउन होते हैं, और जब भी बाजार में मंदी आती है, तमाम तरह के बाबा आकर के अपनी बात बोलना शुरू करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि ये जो पूरा जो बाबा साहब ने जिन चीज़ों की तरफ, जिन खतरों की तरफ आवाज़ उठाई या संकेत किया, वो सारे खतरे मुझे आज नज़र आते हैं। वो चाहे नायक पूजा का खतरा हो, चाहे वो पुरोहितवाद का खतरा हो, चाहे वो सामंतवाद की बात हो, पूंजीवाद की बात हो, वो तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे सबके सामने आज सबसे विकराल रूप में खड़ी हुई है, दिखती। जी, बाबा साहब का एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज जो रहा एकेडमिक सर्किल में वो है स्टेट एंड माइनॉरिटीज़, राज्य और अल्पसंख्यक, जो एक ढंग का वैकल्पिक संविधान का उन्होंने खाका पेश किया था कि इस देश के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कैसा संविधान बने
उसमें भी उन्होंने कहा है कि यदि कैपिटलिज्म होता है तो यूरोप जैसी विषमताएं पैदा होगी। और जब 25 नवंबर 1949 का उनका जो कंक्लूडिंग स्पीच था संविधान सभा में, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र से काम नहीं चलेगा, सामाजिक लोकतंत्र भी हमको कायम करना होगा, नहीं तो ये संविधान है ये भी अपने आप में कमज़ोर हो जाएगा, इसकी उपयोगिता नहीं रहेगी। क्या कहेंगे लोकतंत्र के इस दूसरे स्वरूप के ऊपर? बाबा साहब का जो इशारा था और जो उन्होंने संकेत दिया वो बिल्कुल आज नज़र आ रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हुआ हमारे देश में वो तो कहीं दिखता है कि एक वोट एक मूल्य वाला जो मामला है, लेकिन आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र तो हमारे यहाँ नहीं आया है। और अगर वो नहीं आया है तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जब तक कि हम लोकतंत्र को डीपन नहीं करते हैं, जब तक कि हम लोकतंत्र को नीचे तक नहीं ले जाते हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से, तब तक हमारा राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो किसी तरह का कोई उसकी जो उपादेयता है, उसकी जो सफलता है वो कमज़ोर ही बनी रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को हमें मजबूत करना है तो हमें सामाजिक और आर्थिक तौर पर लोकतंत्र को नीचे तक ले जाना पड़ेगा, हमारी डेमोक्रेसी को हमें डीपन करना होगा। साथियों, ये हमारे लिए अवसर है कि भंवर मेघवंशी जी की ये जो कृति है, रचना है, ये पूरे देश नहीं दुनिया में फेमस है। और इसमें उनके इतने कटु अनुभव है, जिस संगठन में वो रहे हैं आरएसएस में, और उसके बाद कैसे उन्होंने एक हकीकत को जाना, उनकी नीतियों के बारे में जाना। तो मैं यहाँ इस बुक पे बहुत ज़्यादा चर्चा ना करते हुए कहूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, साथियों के बीच में प्रचारित करें। और ये सचमुच में उन लोगों के लिए जो इस देश में विकास चाहते हैं, जो इस देश में भाईचारा बंधुत्व चाहते हैं और इस देश में शांति चाहते हैं, अहिंसा के खिलाफ है, इस किताब को, इस रचना को ज़रूर उनको पढ़ना चाहिए। मैं इस मौके पे पूछना चाहूँगा कि देश के हालातों पे हमने बातचीत की, तो राजस्थान में विशेषकर दलितों के क्या हालात हैं? आप जगह जगह जाते हैं, अभी हमने देखा कि आप पाली जा कर के आए, पूरी घटना से आप वाकिफ हैं, हस्तक्षेप किया। और पाली ही क्यों, मैं तो कहूँगा पूरे राजस्थान में जहाँ भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती है, आप ज़रूर वहाँ पर उसका संज्ञान लेते हैं। और हमें खुशी है महेश कि जो प्रयास अपन ने किया था कथावाचक, जिन्होंने दलितों का खुला अपमान किया, और उस मुद्दे को जब हमने टेकअप किया तो भंवर मेघवंशी जी ने उसका पुरजोर समर्थन किया, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। और हम इस बात के लिए उनके शुक्रगुजार हैं कि ये हमको पूरा समर्थन और सपोर्ट देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। तो दलित उत्पीड़न राजस्थान में क्या स्थिति है, इसके बारे में जानना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ रमेश जी की राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ पर दलित प्रतिरोध की कोई धारा पिछले 1000 साल से हमें नज़र नहीं आती है। तो जैसे जाति सभाएं तो बहुत हैं, मैं दलित प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ। जातियाँ, उपजातियाँ, जातिगत महासभाएं और सभाएं, उनकी उपस्थिति होने का मतलब प्रतिरोध नहीं है। वो तो एक तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के खिलाफ वाला मामला है। तो वो अभी मैं बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऐतिहासिक रूप से भी प्रतिरोध के आंदोलन नहीं होने की वजह से हजारों साल का एक ऐसा इतिहास रहा है जहाँ पर हमारे यहाँ सहन करने की संस्कृति रही है। अन्नदाता, खमागनी, हुक्म, हाथ जोड़ करके जो एक तरीके से पूरा माहौल रहा है, वैसे माहौल में आज़ादी के बाद भी जो होना चाहिए था अपने अधिकारों को लेकर के, जिस तरह का संघर्ष की जरूरत थी, वो शायद संघर्ष इतने सालों से नहीं हुआ। लेकिन अब जो नई जनरेशन आई है वो बोल रही है, वो बाहर निकल रही है, और जैसे जैसे उसका असरसन बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑपरेशन भी बढ़ रहा है। तो जो ऑपरेस्ड क्लास है वो अन्याय भी कर रहा है, क्योंकि आप अधिकार मांगेंगे अगर दलित युवा युवतियाँ, तो वो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए अच्छे कपड़े पहनने पर किसी को मारा जा रहा है, ठीक घर बनाने पर किसी के साथ अन्याय हो रहा है। कोई व्यक्ति अगर
अपने अधिकार मांगता है, कुछ और चीज करता है, सब चीजों के खिलाफ चीजें हो रही है। अगर किसी को मूछें रखने के लिए मार दिया जाए तो इससे बुरी क्या बात हो सकती है? या कोई अपने ही शादी में घोड़ी पर बैठ करके निकलना चाहे, तो ये जो परिस्थिति है, ये समाज ऐसा बना हुआ है यहाँ का कि वो उन लोकतांत्रिक अधिकारों को नहीं देना चाहता है। तो इसको लेकर के जो परिस्थिति बन रही है, उसके कारण राजस्थान जो है आज एक एपिक सेंटर बना हुआ है दलित उत्पीड़न का, और मैं इसको निराशा के रूप में नहीं लेता हूँ। इसकी वजह दलित एसतसन है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दलितों में चेतना आ रही है और उन्होंने ये जो कह दिया है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके बदले में और जो दमन बढ़ रहा है, लेकिन ये कितना भी दमन बढ़े, ये दलित चेतना की जो मुक्ति का एक जो मार्ग उन्होंने अपनाया है, वो अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। चाहे जितने लोगों को मारें, चाहे जितने लोगों के साथ कुछ भी करें, हम चुप बैठने वाले लोग नहीं है, लोग चुप रहने वाले नहीं है। वो अपने अधिकार लेकर के रहेंगे और वो किसी उत्पीड़न, अन्याय और अत्याचार से डरने वाले लोग है नहीं। तो क्या करना चाहिए दलितों को आपकी नजर में मौजूदा हालातों में? देखिए, मुझे लगता है बाबा साहब ने बहुत सारे रास्ते बताए और नए कहीं बहुत सारे रास्ते हमने भी खोजे हैं। हमारा रास्ता लोकतंत्र का रास्ता है, अहिंसा का रास्ता है और संविधान का रास्ता है। हम कोई वो रास्ते के लिए लोगों को नहीं कहते हैं जो अलोकतांत्रिक हो, असंवैधानिक हो और हिंसक हो। हमें अहिंसक तरीके से जो संविधान में वर्णित फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमें अपना सांगठनिक रूप से मजबूती से आगे बढ़ते हुए हमें अपने अधिकार लेने चाहिए। बात यह है कि अभी भी यहाँ पर हम जातियों के घेरेबंदी में बटे हुए हैं, उपजातियों में बटे हुए हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम विचारधारा के तौर पर एक हों, लाइक माइंडेड लोगों के साथ एक मित्रता बनाएं, उत्पीड़ित तमाम समूहों को, चाहे वो दलित हो, गैर दलित भी हो, उन सब लोगों को एकजुट करें, इकट्ठा करें और सड़कों पे उतरें। और फिर से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा रास्ता लोकतंत्र का रास्ता होना चाहिए, अहिंसा का रास्ता होना चाहिए, संविधान का रास्ता होना चाहिए। लेकिन दलितों के तो रास्ते बंद किए जा रहे हैं। अभी अलवर में एक घटना हुई है कि बड़ा शिक्षित और समृद्ध परिवार है, अच्छी जमीन है, पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी में है, फिर भी उनके घर के रास्ते बंद। कल ही ये प्रकरण हमारे सामने लाया गया और कृषि भूमि पर रास्ता सुखाचार में आता है, वो मिलना चाहिए, वो रोका नहीं जा सकता है। एट्रोसिटी एक्ट में भी वो पनिशेबल ऑफेंस है। कल ही ये मामला हमारे सामने लाया गया और हम कोशिश करेंगे इस मामले में अलवर के साथियों के साथ मिलकर के कि पीड़ित पक्ष को रास्ता मिले। हमारा काम ही दलितों के बंद किए गए रास्तों को खोलना है। तो न केवल ये रास्ते का मामला प्रिंसिपल महोदय का, बल्कि तमाम वो रास्ते, तमाम वो दरवाजे जो बंद किए गए हैं, उनको खोलने के लिए हम साथियों के साथ मिलकर के लड़ाई तो कई बार लगता है ये जो रास्ता बंद करने की नियत होती है, कोशिशें होती है, ये असल में उन दलितों को उनकी जमीनों से, उनके पुश्तैनी मकानों से विस्थापित करने की नियत है। आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो बहुत स्पष्ट है। वो चाहते हैं कि वो मकान छोड़ के भाग जाएं, वो चाहते हैं कि वो अपनी कृषि भूमियों को छोड़ करके औने पौने दामों में बेच करके चले जाएं और डमी लोग आकर के उन जमीनों पर अधिकार कर लें। लेकिन मैं ये मानता हूं कि रास्ते हमारे सदैव बंद किए गए हैं। हजारों साल के इतिहास में रास्ते बंद किए गए हैं। बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचने के निकालने हैं हमको, लेकिन हमें नए रास्ते बनाने पड़ेंगे। हमें स्थापित रास्तों पे जगह मिले न मिले, हम अपने रास्ते खुद बनाएंगे और हम बंद रास्तों को भी खोलेंगे, मुझे ये उम्मीद है। दो बातें और मुझे आपसे जाननी है। आपने अभी कहा कि दलित उत्पीड़न का सवाल हो या कोई भी ऐसा सामाजिक उत्पीड़न है, कोई भी जुल्म हो जाती होती है, तो दलित शोषण मुक्ति मंच की तो ये भी समझ है कि सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि गैर दलित जो प्रगतिशील लोग हैं, जो लोकतंत्र संविधान में यकीन रखते हैं, उनका भी हमको सहयोग और समर्थन लेना चाहिए ताकि समाज में घृणा नहीं फैले। आप क्या कहेंगे? रास्ता वही है, ये लड़ाई अकेली नहीं है, एकल लड़ाई नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। बाबा साहब के आंदोलन में भी तमाम लोग थे। जब बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया तो पंडित जी.एन. सरसबुद्धे के हाथों से वो जलाया। बाबा साहब के अखबार के जो संपादक थे वो भी दूसरी कम्युनिटी के लोग थे। यहाँ तक कि उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो भी दूसरी कम्युनिटी की थी। उनके पूरे जीवन में तमाम तरह के लोग थे। तो बाबा साहब ने हमें ये सिखाया और बुद्ध का जो रास्ता है, कबीर का जो रास्ता है, वो हमको ये सिखाता है कि हमारा रास्ता मानवता का रास्ता है, घृणा का रास्ता
नहीं है। हम घृणा से पीड़ित लोग अगर घृणा करते हैं, वेर से वेर को मिटाया नहीं जा सकता है, इस विचार के साथ हम आए हैं। तो हमारे यहाँ करुणा बहुत महत्वपूर्ण चीज है और नफरत तो हो ही नहीं सकती, हमारा रास्ता ही प्रेम का रास्ता है। तो इसलिए हमें अलायंस बनाने की जरूरत है सब लोगों के साथ जो लड़ाई में हमारे साथ आते हैं। और मैं DSMM का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रशंसा करना चाहता हूं कि DSMM ने अपनी तमाम लड़ाइयां सब लोगों को साथ लेकर के लड़ी है और हर जगह पर वो मौके पर खड़े होते हैं, जेल जाते हैं, तमाम चीजें करते हैं, चाहे कोर्ट में लड़ना हो, चाहे प्रशासन के साथ लड़ना हो, चाहे सड़क पे लड़ना हो। DSMM एक उम्मीद की किरण की तरह राजस्थान में है। तो मैं सोचता हूं कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे हम भी सीखते हैं, हमारा आंदोलन भी सीखता है। साथियों, एक खुशी की बात है कि राजस्थान सरकार का एक खास जो समिति है, जन अभियोग निराकरण समिति के आप बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं और जवाबदेही कानून और जितना भी हम लोकतंत्र को मजबूती दे सकते थे, पारदर्शी बनाते थे, इन्होंने बड़ी लंबी यात्रा की थी पिछले दिनों में और उसका परिणाम ये हुआ इनके साथियों के साथ में प्रयासों का कि अभी SC/ST डेवलपमेंट के लिए एक विशेष फंड है वो सरकार ने घोषित की है और दूसरे काम भी इन दलित और आमजन के हित में सरकार सोच रही है उन पर। तो हमें थोड़ा जानना चाहेंगे कि इस जन अभियोग निराकरण समिति में आपकी क्या भूमिका है और क्या आप कोशिश करेंगे, थोड़ा ये जाए। चूंकि हम अब तक ये देखते आए, हमारे काम ने हमको ये सिखाया, हमको ये समझ दी कि लोगों के सुनवाई नहीं होती है, उनकी सुनवाइयों पर कार्रवाई नहीं होती है और कोई जवाबदेही नहीं है प्रशासन की। तो जन अभियोग निराकरण समिति जो राजस्थान सरकार ने बनाई है उसके पीछे मकसद ये है कि आम जन के जो भी अभियोग हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, उनका रिड्रेसल करने का काम हमारी कमेटी करती है। और मैं सोचता हूं कि इस काम को मैं सरकारी काम नहीं कहता, बल्कि हम वही काम है जो हम रोज ज्ञापन के रूप में करते रहे हैं, रोज शिकायतें जो लिखते रहे हैं, उन्हीं शिकायतों को और मजबूती से उनका निराकरण करने के लिए सरकार के भीतर एक जगह हमको मिली है। तो हम अब तक जो कुछ कर रहे थे सड़क पर बैठ करके, वही हम सचिवालय में बैठ करके भी करने वाले हैं। हम आम जनता की शिकायतों का निराकरण हो सके, यही काम हमारा बाहर भी रहा है, अंदर भी है और सदैव हमारा वही काम रहता है। और जवाबदेही कानून की भी मांग वही है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए जहां जनता शिकायत करे तो एक समयबद्ध तरीके से उसका निराकरण हो। और अगर कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि उस काम को नहीं करते हैं तय सीमा के अंदर, तो उन लोगों को पनिश किया जाए, उनका जुर्माना लगाया जाए और जरूरत पड़ने पर जेल भेजा जाए। तो हम आम जनता के साथ खड़े हैं। जन अभियोग निराकरण समिति जनता के अभियोग को सरकार के सामने, विभिन्न विभागों के सामने ले जा करके उनके निराकरण के लिए प्रयास करेगी। हमारी यही भूमिका है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि दलित शोषण मुक्ति मंच की तरफ से कल हमने शाम को भंवर मेघवंशी जी के साथ में एक चर्चा रखी थी और यहाँ के जो प्रकरण है दलित उत्पीड़न के, चाहे वो कथावाचक वाला प्रकरण हो, चाहे सुखमन हेड़ी में उस शिक्षित समृद्ध दलित परिवार का रास्ता बंद किए जाने की बात हो, चाहे वो रौनपुर में एक दलित युवा को अच्छे कपड़े पहनने पर प्रताड़ित किए जाने की घटना हो, और भी दूसरे मसले हैं। हम दलित शोषण मुक्ति मंच की तरफ से भंवर मेघवंशी जी को, चूंकि वो जन अभियोग निराकरण समिति के सदस्य है, अपनी पीड़ा पहुंचाएंगे ज्ञापन के जरिए। और मैं अंत में पूछना चाहूँगा कि हम इतना सोचते हैं, हम लोग भी कुछ इसी ख्यालों के हैं कि बाबा साहब ने तो बात की थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की, यानी हिंदी में कहे तो जाति के सर्वनाश की। तो आप बताइए कि दलितों में भी कितने फीसद लोग हैं जो सचमुच में जाति का सर्वनाश चाहते हैं या सिर्फ भागीदारी चाहते हैं, बदलाव नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि आज हम वहाँ पहुँच गए जहाँ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो स्ट्रेंथन ऑफ कास्ट में बदल गया है। तो हमें बाबा साहब का जो मूल विचार है कास्ट को एनिहिलेट करने का, समूल उच्छेद करने का, उसकी तरफ लौटना पड़ेगा। इस समय उस पर कोई भी ठोस काम हमारे यहाँ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जातियां ही नहीं बल्कि उपजातियां, उपजातियों में गोत्रें मजबूत होती जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं ये मानता हूँ कि हमें नए सिरे से
जाति विनाश के काम को एक नया स्वरूप में फिर से काम करने की जरूरत है। ये एक बड़ा एजेंडा है और राजस्थान पे इसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ, तो हम अभी इस विषय में भी काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। मैं इस लाइव को सफल बनाने के लिए भंवर मेघवंशी जी का अलवर के साथियों की तरफ से, DSMM की तरफ से, डेमोक्रेटिक भारत यूट्यूब चैनल की तरफ से शुक्रिया अदा करूंगा। और अंत में पूछना चाहूँगा कि इस सर्किल पर आपको ये लाइव करते हुए कैसा लगा है? ये सर्किल आप देखिए, पहचान है अलवर की। मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम सड़क के लोग हैं, नारे लगाने वाले, चिल्लाने वाले लोग हैं, और हमें कोलाहल पसंद है। अभी भी तो हाँ, पसीना आ सकता है, और हमारे पूर्वजों ने, हमने सब ने खून पसीना बहाया है और आज भी बहा रहे हैं। और बाबा साहब के सानिध्य में इतनी सुंदर प्रतिमा के यहाँ और इतने बढ़िया सर्कल पर आपने ये जो मौका दिया, मैं महेश वर्मा जी, हमारे डेमोक्रेटिक भारत के संपादक और हमारे बहुत ही जुझारू और संघर्षशील सुचिंतक और सबसे ज़्यादा मेहनत करके अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। मैं साथियों से कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेटिक भारत को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। अपना सबाल्टर्न का अल्टरनेटिव मीडिया जो बन रहा है, और हमें ताकत दे मीडिया को मजबूत करिए, नहीं तो फिर आप केवल मनवादी मीडिया को गाली देने में लगे रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। महेश जी का काम बहुत अच्छा है, DSMM के काम को मैं सदैव सलाम करता हूँ, और मैं सदैव अपने आप को दलित शोषण मुक्ति मंच का एक हिस्सा मानता हूँ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ रमेश जी का, जेनित जी का और महेश जी का कि आपने ये मौका दिया। थैंक यू। कीजिएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा, ताकि हम अपने जो प्रयास है